अनुदेशन संसाधन है, यानी कि जो सामग्री है जिसके माध्यम से हम क्या करेंगे, पढ़ाएंगे, अधिगम कराएंगे छात्रों को, उसका क्या करना पड़ेगा, चयन करना पड़ेगा। दूसरा, अनुदेशन संसाधनस्य प्रस्तुतिकरणम। अब जब हम उसका चयन कर देंगे कि हमें ये पढ़ाना है, क्योंकि परसों की क्लास में बताया भी गया था कि शिक्षक जितना पढ़ता है उतना छात्र तक नहीं पहुंचाता है या नहीं पहुंचा पाता है। कहीं ना कहीं शिक्षक ज्यादा पढ़ अगर हमें छात्र को एक टॉपिक पढ़ाना है तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर हमें 10 टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके हम एक टॉपिक किसी छात्र को समझा सकते हैं या उसको समझाने योग्य प्रस्तुत कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग? हाँ जी। तो सबसे पहले संसाधन का चयन करना कि क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है, उसके बाद उसका प्रस्तुतिकरण करना छात्र के समक्ष, देन उसके बाद मूल्यांकन करना। यानी कि अगर हमने प्रस्तुत भी कर दिया अपनी जो भी हमारी विषय सामग्री है वो हमने प्रस्तुत कर दी, लेकिन साथ साथ हमें ये भी मूल्यांकन करना है कि छात्र को समझ में भी आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब हम किस प्रकार से जान सकते हैं कि छात्र जो मैंने प्रस्तुत किया वो छात्र समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है? नीलम जी आप बताइए। प्रश्न पहुंचकर महोदय। प्रश्न पूछकर, बहुत अच्छा। यानी कि अगर हमें कभी भी किसी छात्र का मूल्यांकन करना है तो उसका सबसे अच्छा जो वे है वो है मूल्यांकन करना, कहीं ना कहीं इवेल्युएशन करना, उससे पूछना, उस विषय के बारे में हम पता लगा सकते हैं कि जो मैंने पढ़ाया है वो उस छात्र तक किस तरीके से पहुंचा है, वो उसको किस प्रकार से ले रहा है। समझ पा रहे हैं आप? देन जब ये तीनों आयाम हम कंप्लीट कर देते हैं तब हम लास्ट जो इसका पृष्ठ पोषण है, फीडबैक, यानी कि फिर हम फीडबैक पे आते हैं। कहीं ना कहीं फीडबैक लेते हैं छात्रों से कि उन्होंने जो आज की जो कक्षा ली वो उनको कैसी लगी, अगर उसकी कोई क्वेरी है तो वो हम उनसे पूछते हैं। पृष्ठ पोषण में ये सब चीजें आती हैं। समझ पा रहे हैं आप? जी। यहाँ तक अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तो क्या मैं उम्मीद करूं कि मुझे जो विषय आप तक पहुंचाना था मैं पहुंचा पाया हूं? महोदय एक प्रश्न है। हाँ जी, हाँ जी। जो आपने ध्रुवीय पद्धति उसको कहा था, तो क्योंकि जो इंटरेक्शन दे रहा है वो किसी मतलब कोई तो उसको दे रहा है, तो क्या जी उसको नहीं उसमें लिया जा सकता है? जैसे देखिए, हमारे ग्रुप में हमको सूचना हमारे महोदया मैम के द्वारा भेजा जा रहा है, तो जी क्या मैम को उसमें नहीं लिया जा सकता? देखिए, आपको निर्देश मिल चुका है ना? अब निर्देश मिलने के बाद जो अंतः क्रिया हो रही है वो आपकी और आपकी जो पाठ्य वस्तु है उसके बीच हो रही है। कहीं ना कहीं निर्देश तो मिल चुका है, लेकिन निर्देश मिलने के बावजूद आपकी जो वो एक्टिविटी है ना, जो आप पीपीटी बना रहे हैं, जो आप विषय तैयार कर रहे हैं, जो आप उसमें कहीं ना कहीं जो इंस्ट्रक्शनल हैं, जो आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, जो निर्देश दे रहे हैं, क्या वो भी सम्मिलित है उसमें? नरेश जी, जी। जैसे मैम ने हमें इंस्ट्रक्शन दिया है ना, और हम लोग विषय वस्तु के ऊपर कार्य कर रहे हैं और उसको प्रस्तुत कर रहे हैं, तो इस सब चीज में जो इन्वॉल्वमेंट है वो कहीं ना कहीं आपकी और आपके विषय की हो सकती जी। है ना? मैंने क्या बोला अभी कुछ देर पहले, मैंने कहा जो शिक्षक है उसकी भूमिका प्रबंधक की होती है, निरीक्षक की होती है। वो कहीं ना कहीं आपको निर्देश दे देते हैं और लास्ट में जाके निरीक्षण करते हैं कि आपने उसके ऊपर किस प्रकार से काम किया, मूल्यांकन करते हैं आपका, ये कह जी। सकते हैं। जी। लेकिन कहीं ना कहीं जो पूरी प्रक्रिया है वो आपके और आपके विषय वस्तु के बीच में होती है। समझ पा रहे हैं आप? जी महोदय जी। पूर्ण रूप से समझ चुके हैं आप? हाँ जी, हाँ जी महोदय। जी, धन्यवाद। और कोई कुछ पूछना चाहे? सर जी
लेकिन इसको यदि हम द्विध्रुवीय या ऐसे करके प्रक्रिया का नाम दे देंगे, तो जो छात्र और शिक्षक का संबंध में द्विध्रुवीय प्रक्रिया का नाम लिया गया है, उसमें और इसके बीच में कहीं कुछ ऐसा संबंध नहीं स्थापित हो जाएगा जो दृष्टिकोण उसके लिए होगा विरुद्धाभास जैसा? क्योंकि देखिए, अंतर आपने कहा है तो वो तो किसी दो व्यक्तियों के बीच में होगी, और यदि हम तकनीक को जोड़ें तो क्या वह अंतःक्रिया संभव है? एक तो व्यक्ति है और दूसरा निर्जीव। जी जी, मैं समझ नहीं पाया आपका, एक बार और क्वेश्चन कर सकते हैं आप? मतलब सर, आपने जैसे कहा ना कि हम इसको द्विध्रुवीय भी कह सकते हैं, ये आप अपनी मतलब समझ के अनुसार कह रहे हैं कि क्या किसी विद्वान ने ऐसा मत दिया है? नहीं नहीं, मैं इसको कहीं ना कहीं अपने शब्दों के अनुसार आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ कि द्विध्रुवीय लीजिए आपको, चाहे या दो एलिमेंट्स ले लीजिए इनको, या दो लोग ले लीजिए आप, जिनको लेके आप इस अनुदेशन तकनीक का निर्माण कर सकते हैं। मैं ये पहुंचाना चाह रहा हूँ आप तक। जी सर। समझ पा रहे हैं आप? जी सर जी। जी। और किसी का कोई कुछ क्वेश्चन? चलिए, कक्षा में बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी शालीनता पूर्वक कक्षा को लिया, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो मुझे आप तक पहुंचानी थी वो मैं आप तक पहुंचा पाया हूँगा, आप अपनी बातें। तो इसी के साथ आप सभी लोगों का कक्षा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का संध्या का तीसरा प्रकरण आप सभी के समक्ष आया, वो है अनुदेशनात्मक तकनीकी। और अनुदेशनात्मक तकनीकी के इस प्रकरण में कुछ बोलने से पूर्व मैं आज के जो इसके अध्यापक हैं उनकी मैं सराहना करना चाहूँगी कि अपने विषय को बहुत ही सहजता के साथ में अपने विद्यार्थियों से आपने जोड़ा, और विद्यार्थियों को अपने प्रकरण को समझाने के लिए, जिसको कहा जाता है कि दैनिक दृष्टांत का हमें प्रयोग करना है, उसका आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रयोग किया। आपने कहा अनुदेशनात्मक तकनीकी का इससे अच्छा उदाहरण और कोई नहीं हो सकता है कि हम भी आजकल इंस्ट्रक्शन का प्रयोग करते हुए शिक्षण की सामग्री को तैयार कर रहे हैं और उससे हम अपने शिक्षण के कार्य की पूर्ति कर रहे हैं। हम अपने प्रस्तुतिकरण दे रहे हैं, हम अपने अधिगम को बढ़ा रहे हैं, हम अपनी कार्यकुशलता को बढ़ा रहे हैं, हम अपनी सृजनात्मकता को बढ़ा रहे हैं। तो ये जो दृष्टांत आपने प्रयोग किया है, मुझे लगता है अनुदेशनात्मक तकनीकी को समझने के लिए और समझाने के लिए विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उत्तम तरीका है कि हम स्वयं इसे फॉलो कर रहे हैं। यदि आप सभी देखें तो जो पूरी प्रशिक्षण की ही प्रक्रिया, हमारी द्विवर्षीय प्रशिक्षण की प्रक्रिया है, इस द्विवर्षीय प्रशिक्षण के प्रत्येक प्रश्न पत्र में अध्यापक के द्वारा आपको हर क्षण ही इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किया जाता है, निर्देश दिया जाता है, और आप उस निर्देश का अपनी अपनी रचनात्मकता, अपनी अपनी सृजनात्मकता, अपनी अपनी क्रियाशीलता और कार्यकुशलता के अनुसार उसको आप पूर्णता तक लेके जाते हैं और फिर उसे अध्यापक को प्रेषित करते हैं। तो हर कार्य जो भी आप संपादित कर रहे हैं उसके लिए आपको पूर्व में इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, और फिर उस इंस्ट्रक्शन का पालन करते हुए आप उसे वापस रिवर्स में जो आपने अनुक्रिया उसके लिए की है, उसकी अनुक्रिया को प्रदर्शित कर रहे हैं। उस की गई अनुक्रिया पे अध्यापक अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जिसे आपने फीडबैक नाम दिया, और उस फीडबैक के आधार पर आप अपने आप में सुधार करने का प्रयत्न कर रहे हैं। क्योंकि लास्ट में एक महत्वपूर्ण प्रश्न आया कि द्विध्रुवीय प्रक्रिया अगर इसे कहा जाए तो क्या इससे अध्यापक की भूमिका समाप्त हो जाएगी? क्या मशीन और क्रियाशील व्यक्ति आपस में दो ध्रुव बन सकते हैं? तो आपसे पूछा गया जो प्रश्न जिज्ञासावश बहुत अच्छा है,
और आपने जो उसका जवाब दिया वो भी अच्छा है, किंतु यहाँ एक और चीज़ समझने की सभी विद्यार्थियों को आवश्यकता है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली रचनावाद को स्वीकार करती है। रचनावाद में आपका सृजनात्मक या नवाचारी शिक्षण जुड़ा हुआ है और नवाचारी शिक्षण में क्रिया करके सीखने पर अधिक बल दिया जाता है, यानी आपके द्वारा क्रिया की जाएगी, आपके द्वारा ही अनुभव प्राप्त किया जाएगा और आपके द्वारा ही उसको अधिगम के रूप में आगे ज्ञान का सृजन किया जाएगा। तो रचनावाद शिक्षण में अनुदेशनात्मक तकनीकी का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। अनुदेशनात्मक तकनीकी आपके ज्ञान पक्ष को बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाहित करती है। आप अपने आप सारी क्रिया को कर रहे हैं, आप अपने आप सारी क्रिया का अनुभव ले रहे हैं, आप सारी क्रिया के दौरान सारा का सारा जो तनाव है, जो परेशानी है, जो डिफ़िकल्टी है, जो चुनौतियां हैं, उन सबको आप स्वयं ही तो फेस कर रहे हैं और फिर उन चुनौतियों को स्वीकार करते हुए उस चुनौती का समाधान क्या होना चाहिए उसको भी आप स्वयं ढूंढ रहे हैं और उस समाधान को ढूंढने के बाद आपने जो प्राप्त किया है, जो उद्देश्य आपने निश्चित किया था, उस उद्देश्य तक आप पहुंच चुके हैं और उसके उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आज आप कक्षा में जुड़े हुए हैं कि मैंने ये चीज़ तैयार की, मैं इस तरीके से अपने विद्यार्थियों को इसको बता रहा हूँ। फीडबैक के माध्यम से आप उनसे पूछेंगे कि भाई आज की कक्षा किस तरीके की रही, आज का जो हमने नॉलेज दिया वो किस तरीके का रहा। तो ये संपूर्ण प्रक्रिया रचनावाद की प्रक्रिया है। ये सारे ही गुण, जैसे आपके अध्यापक के द्वारा आपको बताया भी गया कि हमने पीपीटी बनानी सीख ली है, अब हम भविष्य में जब हमको कोई टास्क मिलेगा तो बहुत आसानी से इसका प्रयोग कर सकते हैं। हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इसे प्रदर्शित करना सीख लिया है कि कैसे हमको स्लाइड शेयर करनी है, स्क्रीन शेयर करना है, स्क्रीन से लेफ्ट होना है, स्क्रीन में माइक ओपन करना है, वीडियो ओपन करना है। ये सारी व्यवस्था आप सीख पा रहे हैं। तो अनुदेशनात्मक तकनीकी आपको उस तकनीकी से जोड़ती है जो आपके शिक्षण के उद्देश्य को पूर्ण करने में आपकी सहायता करती है और साथ ही साथ विद्यार्थियों को अधिगम करने के लिए प्रेरित करती है। कल को अगर कोविड-19 के जैसे पुनः सिचुएशन उत्पन्न हो गई तो ऐसी सिचुएशन में पुनः आपके द्वारा अपनाई गई इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी जो है वो आपके काम आ जाएगी। आप अपने घर में रहकर भी अपने विद्यार्थियों से कक्षा से जुड़े रहेंगे, आप अपने घर में रहकर ही अपने विद्यार्थियों का ज्ञान वर्धन करते रहेंगे, आप अपने घर में रहकर ही विद्यार्थियों का मूल्यांकन करते रहेंगे, आप अपने घर में रहकर ही विद्यार्थियों को जो कार्य और क्रिया है वो करवाते रहेंगे। सेम वैसे ही स्थिति आप उत्पन्न करेंगे जो कि वास्तविक कक्षा में उत्पन्न होती है, वही आप वर्चुअल कक्षा में भी करेंगे। अभी हम वर्चुअली जुड़े हुए हैं, वास्तविक कक्षा में आप और मैं आमने सामने होते, लेकिन इस अवास्तविक कक्षा में आप अपने घर पे हैं, मैं अपने घर पे हूँ, लेकिन हमारे द्वारा अपने शिक्षण की प्रक्रिया को क्या किया जा रहा है, पूर्ण किया जा रहा है यहाँ पे। तो ये अनुदेशनात्मक तकनीकी है। शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अपनाया जाने वाला वो साधन जो शिक्षण के और अधिगम के उद्देश्यों की पूर्ति कर सकें, उस तरीके को हम कैसे प्रयोग में लेकर आएंगे। प्रत्येक अध्यापक आपको ग्रुप में कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन देता है, आप उसका पालन करते हैं और उस पालन के आधार पर आपको आपकी क्रिया की प्रतिक्रिया मिलती है और उस प्रतिक्रिया से आप फिर सीखते हैं और नए अनुभव को अपने आप में समाहित करने का कार्य करते हैं। तो अध्यापक के द्वारा अपने प्रकरण को बहुत ही अच्छे तरीके से कक्षा में प्रस्तुत किया गया। विद्यार्थियों से बार बार ये जानने का प्रयत्न किया गया कि उन्हें प्रकरण समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उनकी कोई जिज्ञासा है। साथ ही साथ बहुत अच्छे तरीके से दृष्टांत का प्रयोग करते हुए आपने अपने छात्र के प्रश्न का जवाब भी दिया। जैसे कि नरेश ने आपसे जो प्रश्न पूछा, आपने उस प्रश्न को दृष्टांत देकर उन्हें स्पष्ट किया कि किस तरीके से मैंने ये कथन आपको बताया और कथन को कहने का क्या तात्पर्य था। तो
प्रकरण की जो स्पष्टता है वो बहुत अच्छी है और सभी विद्यार्थी आपके प्रकरण से लाभ ले पाए होंगे, ये मुझे पूर्ण आशा है। तो आज का ये प्रकरण हम यहीं पर समाप्त करते हैं।